चलिए, तो आज से थोड़ा सा ट्राइडेंट का पैटर्न, कुछ कुछ जो मिसलेनियस चीजें हैं उसको हम एक ही डॉक्यूमेंट में देखेंगे और वो मिसलेनियस चीजों को एक ही डॉक्यूमेंट में कंपाइलेशन का फटाफट वन लाइनर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में क्या है? विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? जब भी आपकी अनएक्सपेक्टेड इनकम हो जाती है विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपने कोई खर्चा नहीं किया, आपकी एंटिटी की अनएक्सपेक्टेड इनकम हो गई, तो विंडफॉल क्या है? हवा से उड़ के आई हुई कोई चीज, मैंने कुछ किया नहीं पर वो हवा से उड़ के आ गई। अब उसके ऊपर अगर सरकार टैक्स लगाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? विंडफॉल टैक्स। अनएंटिसिपेटेड गेन, अनअर्न्ड, हवा से आ गई ना उड़ के, तो इसीलिए वो क्या है? विंडफॉल टैक्स, जिसके लिए कोई एडिशनल एफर्ट्स नहीं लगाए गए। कोरल्स के बारे में आपको पता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोला जाता है इसको। कोरल्स और एल्गे, एल्गे कौन सा? जू जैंथले, जो कोरल्स के बीच में रह के अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, और उसी की वजह से क्या आता है? कलर आता है अलग अलग चीजों में। इट इज अ कलर किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस अकर्ड बाय द एल्गे कॉल्ड एज। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है? तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कोरल खत्म होंगे। कोरल्स खत्म मतलब बेसिकली हार्म होंगे, तो कोरल ब्लीचिंग देखने के लिए मिलेगी, तो कोरल्स क्या हो जाएंगे? व्हाइट। ब्लीच से क्या होता है? कोई भी चीज व्हाइट होती है। तो फर्स्ट मास ब्लीचिंग कब हुई है? जब एल नीनो आया था, एंड दैट कॉज ड्यू टू द हीटिंग अप ऑफ द पैसिफिक ओशियंस। ये है आपके कुछ कोरल का स्ट्रक्चर। जैसे ही पानी गर्म होता है तो कोरल्स क्या होता है? जूजेंथले को एक्सपेल कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है? ये व्हाइटनिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज कोरल ब्लीचिंग। और इसके रीजंस ऑफ कोर्स हमारी वजह से ही हो रहा है, या नेचुरल कॉजेज है, लेकिन उसमें हमारा हाथ है। अब हाइड्रोजन बड़ा न्यूज में रहा है। अब हाइड्रोजन के ऊपर अलग अलग मिशन भी हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, है ना? तो इसका एक चार्ट छोटा सा, ये आपके लिए टेक्सचुअल रेफरेंस है, लेकिन याद आपको यहां से रखना है। न्यूज में क्यों था आपको पहले ही बता दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मिशन कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स बोल दिया जाए, ठीक है? जहां पे हमारी कोशिश क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब यहां पे हमारी कोशिश क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब आपको हाइड्रोजन से मतलब ये मत ले लेना कि कहीं भी जहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके कंपोनेंट, चाहे वो कोल में हो, मीथेन में हो, वाटर में हो, हर जगह पे जहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो हाइड्रोजन विद अ वेल टू गेट एमिशन, मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस से हमको 2 kg CO2 इक्विवेलेंट इन पर केजी ऑफ हाइड्रोजन, इससे ज्यादा एमिशन नहीं लेना है, क्योंकि CO2 ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। जितना हाइड्रोजन को यूज करने के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो वो कार्बन से कंबाइंड होके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से टूटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, O2 निकलेगा, तो कार्बन से कंबाइंड होके वो CO2 बनेगा, और CO2 ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। अब आ जाओ इस डायग्राम पे, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से ग्रीन हाइड्रोजन निकल रहा है। अब यहां पे ब्लू लिखेगा और आपको लगेगा यस, वाटर क्या होता है? नेचुरल गैस से 3 तरह की चीजें होंगी। पहला प्रोसेस क्या है? स्टीम रिफॉर्मेशन। दूसरा बी स्टीम रिफॉर्मेशन। तीसरा पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में जो कलर आएगा हाइड्रोजन का आएगा टर्कोइज, इधर ग्रे, और यहां पे कार्बन कैप्चरिंग भी होती है, इसीलिए यह आएगा ब्लू हाइड्रोजन की बात है। अब इसका बेस क्या है? मतलब मीथेन भी होगा यहां पे, ठीक है? अब आ जाओ ब्राउन कोल के ऊपर।
ब्राउन कोल में गैसिफिकेशन की प्रोसेस के बाद में हमारे पास में कौन सा आता है? ब्राउन हाइड्रोजन। ब्लैक कोल की गैसिफिकेशन से हमको क्या मिलता है? ब्लैक हाइड्रोजन। और न्यूक्लियर, जब हम उसको, चाहे वो फ्यूजन है फिजन है, जब जिस भी तरीके से हम उसको तोड़ते हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम उसको हाइड्रोजन को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, वहां से हमारे पास में कौन सा आता है? नाउ इट occurs when it occurs naturally in the underground is called as। अब ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में गड़बड़ करवाएगा। इससे बाहर चीजें नहीं आनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये तो वेल टू गेट एमिशंस किसका पार्ट है? अजी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो था वो इंपॉर्टेंट था। अब ये स्टैंडर्ड्स जो इसमें रिलीज किए गए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स, क्या करता है? इट स्पेसिफाइज द एमिशन लिमिट्स दैट द हाइड्रोजन प्रोडक्शन मस्ट अडहेयर टू इन ऑर्डर टू बी क्लासिफाइड एज ग्रीन। और वो स्टैंडर्ड क्या है? 2 kg से ज्यादा CO2 रिलीज नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में डालेंगे। बी के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। व्हाट इज बी? ब्यूरो ऑफ एनर्जी किसके अंडर में आती है? आपको एनर्जी के नाम से एकदम से ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था। दिस इज रिलीज बाय, द स्टैंडर्ड रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ। यहां बी किसके अंडर में है? एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, वेरीफाइंग एंड सर्टिफाइंग द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। सर्टिफिकेशन इनका है और रिलीज किसने किया है? स्टैंडर्ड्स। और कौन किसके अंडर में है पूरा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल। बट यहां पे सर्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग किसके पास में है? बी, जो कि किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हाँ जी, नमो 108 क्या है भाई? ये वो वाला नहीं है ना? एच लगा है। नमो 108 सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज 108? CSIR और NBRI ने मिलकर एक चीज डेवलप करी है विच इज कॉल्ड एज अ न्यू वैरायटी ऑफ लोटस फ्लावर हैविंग 108 पेटल्स। जरूरी नहीं है, नाम की बात है बस। नमो 108 बस। हाँ जी, पॉलिटी की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। एक है रूल ऑफ लॉ, एक है रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट्स हम पहले देख लेते हैं। एवीडीसी ने हमारे पास में 3 कंपोनेंट्स दिए। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, कि कोई भी ऑफिशियल, कोई भी मैकेनिज्म लॉ से ऊपर नहीं है। तो सबसे सर्वोपरि, सर्वोच्च कौन है? लॉ। सारे लोग, सारी एंटिटीज जो भी लॉ के सामने है, वो सब क्या है? इक्वल, विदाउट प्रीजुडाइसेस। तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ प्रोहिबिट करता है कि हम इस बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है इंडिविजुअल राइट्स। तो रूल ऑफ लॉ में आपके पास में प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, फ्रीडम्स हो गए, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गए, पर्सनल लिबर्टी, इनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो राइट्स के साथ में बैलेंस करने की अप्रोच है किसमें? रूल ऑफ लॉ में। जरूरी नहीं है कि ये फ्रेंच वर्ड है और ये स्पेनिश लैटिन है, आपको ये याद रखना है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? लॉ इज द किंग। थोड़ा सा ऑटोक्रेसी जैसी चीज सुनने के लिए मिल रही है। लॉ इज द किंग। और किंग क्या होता है? थोड़ा ऑटोनॉमस भी होता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट्स, लिमिट्स नहीं है। तो एक प्रेशर मैकेनिज्म है जहां पे हम देखते हैं कि रूल बाय लॉ होता है, वो कभी कभी कुछ लोगों के ह्यूमन राइट्स को भी डिसोबे कर देता है। क्योंकि लॉ हमेशा जस्टिफाइड हो, सबके लिए इगैलिटेरियन हो, इक्वालिटी को ध्यान में रखे, राइट्स को ध्यान में रखे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए रूल बाय लॉ एक क्या है? प्रेशर मैकेनिज्म टाइप का है, जहां पे जरूरी नहीं है कि आपकी राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को स्पेशली ओबे
किया जा सके। इसीलिए मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में व्हेन देयर इज अ रूल बाय लॉ, तो रूल जो लॉ कर रहा है वो लॉ हमेशा जस्टिस डिलीवर करेगा, इगैलिटेरियन रहेगा, इक्वालिटी को दिमाग में रखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पर यहां पे जरूरी है, क्योंकि रूल लॉ इज नॉट द किंग हेयर। वहां ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात है। किसी भी आपको सजा दी जाएगी तो सिर्फ किस लिए सजा दी जाएगी? अगर आपने लॉ को तोड़ा है तो। मेरी मर्यादा को तोड़ा है तो आपको सजा नहीं है, लेकिन यहां पे हो सकती है, क्योंकि रूल बाय लॉ। तो किसी भी प्रीजुडाइज वगैरह, अनसिविलाइज्ड, क्रूअल, ये सब्जेक्टिविटीज नहीं है। बेसिकली ये न्यू लिबरल पैराडाइम है, ये थोड़ा सा ओल्ड पैराडाइम है। ठीक है, हमारे यहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटेड अंडर आर्टिकल 14, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आंसरेबल नहीं होते जब तक वो अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कभी भी नहीं की जा सकती, और सिविल प्रोसीडिंग्स में हमको 2 महीने का नोटिस सर्व करना पड़ता है दोनों लोगों को। इक्वालिटी ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है? इट डज नॉट मीन दैट द पावर्स ऑफ द प्राइवेट सिटीजंस आर सेम एज द, तो पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कुछ क्लासेस ऑफ सिटीजंस भी हैं जिसमें कि मिलिट्री वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, आप खुद, आपके लिए स्पेशल कंडक्ट रूल्स हैं। मिलिट्री पर्सनल्स के लिए कोर्ट मार्शल्स बनाए गए हैं, उनको ट्राई वहां किया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके लिए लिमिटेड होती है, प्रेस और मीडिया से इंटरेक्शन आपके लिए लिमिटेड होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे एक्सेप्शंस। फिर आते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, आर्टिकल 105 ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है प्रिविलेजेस की। और दो तरह के प्रिविलेजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरा कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जो भी उसके मेंबर्स हैं और उसके ऑफिसर्स हैं, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे दोनों हाउसेस के मेंबर्स और ऑफिसर्स दोनों तक ये एक्सटेंड होगा। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात क्या है? सिर्फ मेंबर्स तक। यहां पे हमारे प्रोसिक्यूशंस के लिए प्रोटेक्शन है, और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चल रही है या लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स चल रही है, उस बीच में कभी भी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। पर किसको? सिर्फ आप वहां खड़े होके कुछ भी बोल रहे हो तो वहां पे आपके लिए क्या है? फ्रीडम ऑफ, और जो भी बोला है उसके लिए किसी भी कोर्ट में आप लायबल। जूरी सर्विस अगर पार्लियामेंट सेशन में, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। जूरी सर्विस का मतलब कोर्ट में बुला लिया, आपको गवाही देनी है, किसी चीज के लिए एविडेंस पेश करना है, कोई भी जवाबदेही है, नहीं कर सकते। अरेस्ट नहीं कर सकते 40 दिन पहले और 40 दिन। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात कर ली, अब आते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस पे। तो आपके पास में पूरा राइट है, आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट सारे मीडिया हाउसेस को पूरा राइट है किसी भी रिपोर्ट, डिबेट और प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने का। कंडीशन क्या है? इट शुड बी ट्रू इन नेचर। एक्सेप्शन क्या है? अगर वो सीक्रेट सिटिंग नहीं है तो आप पूरी रिपोर्ट्स को, डिबेट्स को, सब कुछ को पब्लिश कर सकते हो विदाउट पैराफ्रेजिंग। इसीलिए डबल कोटेशन में लिखा आता है। अगर किसी एमपी ने खड़े होके बोल दिया कि सरकार चोर है, तो उसको यही लिखना पड़ेगा, सरकार चोर है। ये नहीं लिख सकता कि भारत की सरकार चोर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये सीक्रेट सेटिंग में होता है, स्ट्रेंजर्स को हटा दिया जाता है, तो वहां पे कोई भी चीज आप नहीं देख सकते हो। खुद के प्रोसीजर्स को रेगुलेट किया जा सकता है, तो रूल्स बना सकते हो, और मेंबर्स को और आउटसाइडर को पनिश करने की अथॉरिटी भी है आपके पास में, अगर आप देखते हो देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। बाहर वाले ने किया तब भी, और मेंबर्स ने किया तब भी, इट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव प्रिविलेजेस। नाउ द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड इनटू इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। कोर्ट्स इंक्वायर नहीं कर सकता, एंड
नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये क्या है? कलेक्टिव प्रिविलेजेस। अब आपको प्रिविलेजेस सारी याद रहेंगी, इंडिविजुअल और कलेक्टिव के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा, वो कलेक्टिव को इंडिविजुअल में लगा के एक स्टेटमेंट दे देगा, आप ट्रैप हो गए। तरीका क्या है बेस्ट? जो छोटी लिस्ट है उसको याद कर लो, बाकी दिमाग में याद कर लो कि ठीक है ये तो सब कलेक्टिव होंगी। इसमें से छोटी लिस्ट कौन सी दिख रही है? बस खत्म। ये आ गए आप जगन्नाथ पुरी टेम्पल। इमेज मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई। जगन्नाथ पुरी टेम्पल कहां पे है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओडिशा। इसको बोला जाता है यमनिका तीर्थ, क्योंकि यहां पे यम भी हार गए। यम मतलब द गॉड ऑफ डेथ। एक सीढ़ी यम की भी बनी हुई है वहां पे, और उस पे आप पैर नहीं रख सकते हैं। तो चार धाम में से एक धाम हमारे पास में कौन सा है? आर्किटेक्चर का नाम क्या है? कलिंगा। और जगन्नाथ, जग के नाथ, ये कंप्लीट कब हुआ आर्किटेक्चर? 1161 एडी में। बाकी के तीन धाम आपको पता है कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका एंड रामेश्वरम। अंदर जो डीटी है, जो आइकन जिसे बोला जाता है आइडोलेटरी फॉर्म में, जिसे जगन्नाथ का नाम दिया गया है, बेसिकली इट इज मेड ऑफ वुड, और सेरेमोनियसली इसको 12 या 19 साल में बदला जाता है मोस्टली। ठीक है, अब इस प्रथा को क्या बोलते हैं? नाबल, अरे नाका, ऐसे लिख लो यार, नाका काले बेरा, काले बारा, बस इतना भी याद रहेगा तो ठीक है। दिस कॉल्ड एज री एम्बॉडीमेंट, वापस से रिप्लेस किया जाता है 12 या 19 सालों के टेन्योर के बीच में। इस टेंपल को व्हाइट पगोड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहर से जो है स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा व्हाइटिश है। और ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं हम? कोणार्क के सन टेंपल्स को। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं तो यहां पे हम देखेंगे एक टर्म आती है जिसका नाम है पचरथ। पचरथ मतलब चार रथ स्टाइल। तो चार, पांच रथ, सेंटर तो एक हो गया, बाकी चार साइड्स में होंगे। तो दो है हमारे पास में अनुरथ, दो है कोनाक्स, और एक है रथ। ठीक है, अब आपको दो तीन चीजें यहां पे देखनी है। एक, पग का मतलब क्या होता है? रथ। ओडिया भाषा में पग का मतलब होता है रथ। तो इट इज डिजाइन इन स्टाइल ऑफ रथ। गत्सिमा मतलब एलिफेंट। जंप सिन्हा मतलब जंपिंग। ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट है। दिस इज द फर्स्ट टेंपल इन द हिस्ट्री ऑफ कलिंगन आर्किटेक्चर वेयर ऑल द चेंबर्स लाइक जगमोहन, भोग मंडप एंड नृत्य नाट्य मंडप, they are placed along with the main temple. अब ये माइन्यूट डिटेल्स जो हैं आपके, ये इसी को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्राइडेंट। बाकी कल। थैंक यू।